Welcome, guys, to another episode. Today is January 10th, 2021, and we are going to be reacting to another news from India. ये न्यूज़ मेरे काफ़ी दिल के करीब है हर एक इंडियन के काफ़ी दिल के करीब है। ये न्यूज़ है इंडिया और चाइना के बीच में। हालांकि मुझे लगता है कि इंडिया और चाइना को कोलैबोरेटिव रहना चाहिए, बहुत दोस्ती मेंटेन करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जो कि हो भी रहा है कई क्षेत्रों में। इकोनॉमी में कई क्षेत्रों में नहीं हो रहा है। इंडिया ने बैन कर दिया है काफ़ी चाइनीज़ ऐप्स, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ख़िलाफ़। थोड़ा सा माइंडसेट में बैकलैश है कि इनकी ये जो है प्रोडक्ट्स अभी कम से कम जितनी हो सके उतनी कम ख़रीदनी है। ऑफ कोर्स जहाँ पे वो लोग बहुत ही ज़्यादा चाइनीज़ कंपनीज आगे हैं, जैसे कि फ़ोन हो गया। फ़ोन में सारे फ़ोन चाइना मेड इन चाइना रहते हैं, लैपटॉप सारे लैपटॉप मेड इन चाइना। कुछ भी एक्चुअली आप अगर उठा लो, अभी उत्तरायण आने वाली है इंडिया में, काफ़ी सारी मांझे जो गुजरात में कहते हैं कि दोरा चाइना से आता है, जो लैंटर्न या लैंटर्न भी नहीं कह सकते, जो जलाया जाता है उत्तरायण में। लैंटर्न ही शायद मोस्ट अप्रोप्रिएट है, हालांकि उसका एग्जैक्ट वर्ड मुझे मिल नहीं रहा है, बट वो वो मैं शायद एडिट करने में ऐड कर दूंगा। तो उसका जो रहता है अ, वो वो भी मेड इन चाइना रहता है। बहुत सारी चीज़ें मेड इन चाइना रहती है। तो और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का ही बोलबाला है। यूएस में भी सब मेड इन चाइना ही मिलता है। अधिकतर डिज़ाइंड इन यूएसए होता है ऑफ कोर्स, बट मेड इन चाइना ही होता है। कनाडा में भी अधिकतर चीज़ें मेड इन चाइना ही रहती है। तो पूरी दुनिया में मेड इन चाइना रहता है। बट मुझे लगता था कि हमेशा चाइना के बाद इंडिया का नंबर आएगा मैन्युफैक्चरिंग में। हालांकि इंडिया बहुत स्ट्रांग है मैन्युफैक्चरिंग में, परंतु अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से वियतनाम जो है वो बहुत उभर के आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग में। और मुझे जितना कि मेरी समझ है, मुझे लग रहा है कि जितने भी चाइनीज़ इन्वेस्टर हैं वो वियतनाम में फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, या अमेरिकन या कंपनीज़ है जो चाइना से एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है, वो वियतनाम में सेटअप कर रही है, क्योंकि उनको एक ऐसा बैकअप चाहिए। हर एक को ऐसा बैकअप कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि अगर चाइना का पूरा जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो आगे क्या करेंगे। तो वियतनाम में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ रही है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स में वियतनाम नंबर 2 है, जबकि मुझे हमेशा लगा कि इंडिया का जो चीप लेबर फोर्स है और जो पॉपुलेशन है, और उस हिसाब से इंडिया बहुत ही आगे होना चाहिए था। पर कहीं ना कहीं इंडिया का जो करप्शन है और इंडिया का जो ब्यूरोक्रेसी है अभी भी वो बहुत पीछे है। और फर्स्ट ऑफ ऑल उसको भी मद्दे अगर नज़र नहीं रखते हैं तो चाइना वाले चाइना और इंडिया काफ़ी फेवरेबल टर्म्स में नहीं है। अगर फेवरेबल टर्म्स में होते तो शायद कोलैबोरेशन ज़्यादा होता। और यही मेरी उम्मीद है कि ना मुझे चाइनीज़ लोगों से कुछ ज़्यादा प्रेम है या ये है, बट मेरे हिसाब से अगर चाइना को एज अ फ्रेनेमी रखा जाए, फ्रेनेमी भी नहीं, एज अ फ्रेंड रखा जाए, तो बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, इससे रोज़गार बढ़ेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इससे और जॉब्स आएंगी, इससे इकोनॉमी बढ़ेगा, और इससे इंडिया का बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। या कि इंडिया को चाइना में एक एनिमी ढूंढने से ज़्यादा अगर एक फ्रेंड ढूंढे, क्योंकि चाइना करीबन करीबन इन वर्ल्ड की से करीबन करीबन क्या वर्ल्ड की सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, एंड दे आर बिकम सेट टू बिकम द फर्स्ट बिगेस्ट इकोनॉमी। पहली नंबर 1 इकोनॉमी बनने जा रही है 2030 या 2028 में। वो दे आर सपोज टू टेक ओवर यूएसए। यूएसए से आगे निकल जाने वाले वो लोग इकोनॉमी में। तो फ़ायदा हमेशा रहेगा उनकी इकोनॉमी। करीबन करीबन मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 12 ट्रिलियन है, यूएस की 20 ट्रिलियन है, और इंडिया की अभी 2.5 करीबन, या 2.5 या 3 ट्रिलियन है, जो कि मोदी साहब ने बताया था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्लान बना रहे हैं वो
इंडिया अभी 5th या 6th नंबर पे है बिगेस्ट इकोनॉमीज़ में। और इकोनॉमी भी हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मेजर की जाती है। कुछ सिर्फ जीडीपी के हिसाब से देखते हैं, कुछ परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखते हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया बहुत आगे है, सेकंड नंबर पे है शायद। और अगर सिर्फ जीडीपी पे देखते हैं तो 5th या 6th नंबर पे है। परंतु इंडिया थर्ड नंबर पे आने की बहुत अच्छी चांस है, क्योंकि आई थिंक इंडिया के आगे 2-3 यूरोपियन नेशन या जापान ऐसा कुछ है जो 3.5 या इतने ही बहुत करीब डिस्टेंस में है। और सबसे आगे तो यही बस दो बड़ी इकोनॉमी है, चाइना जो नंबर 2 पे है अभी, और यूएस जो नंबर 1 पे है। बाकी जो 20 और 12 की मैंने बात की थी, और इसके अलावा कोई उतने रेंज में है नहीं। सब लोग ये 3.5 to 5 के रेंज में ही है। तो इंडिया जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, तो करीबन करीबन थर्ड नंबर का स्पॉट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी इंडिया को जाना चाहिए, अनलेस ऑफ कोर्स कुछ ड्रामेटिक हो जाए, जो कि बहुत ही कम चांस है। बट हाँ, तो मेरा मेजर ये पॉइंट था कि इंडिया को जो नंबर 1 अगर कोई होता है, और नंबर जो एस्पायरिंग होता है, तो हमेशा, हालांकि हाँ, दुश्मनी तो मतलब दुश्मनी भी नहीं है, दुश्मनी भी एक तरह से नहीं है, बट ऐसे फ्रेंडली रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि मेरे हिसाब से जो सब बिजनेस वियतनाम जा रहा है आज, वही सोचो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया अगर नंबर 2 होता तो क्या कितना ही फ़ायदा हो गया होता इंडिया को। अगर बहुत सारे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों में वियतनाम एक्सपोर्ट में बहुत आगे चला गया है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चले गए वियतनाम में। और नॉट जस्ट चाइना बट इवन पीपल इन यूएस, दे प्रेफर कि वियतनाम में मैन्युफैक्चरिंग करे। अभी ने वियतनाम इसको नेक्स्ट चाइना, अगला चाइना माना जाता है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो मेरे हिसाब से वो टाइटल इंडिया को जाना चाहिए था, क्योंकि जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए जाना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में सारी वो चीज़ें हैं जिसके वजह से, सारे वो फैक्टर्स है जिसके वजह से चाइना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम नंबर 1 अभी भी, और अभी भी नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग देश है। वो ये है कि चाइना में पॉपुलेशन ज़्यादा था, चीप लेबर था, गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट था चाइना में, बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। अगर आप देखें चाइना का नंबर 1 रीज़न, आप 1980s के चाइना को देखें तो वो, और आज के चाइना को देखें, आज का चाइना मैं कह सकता हूँ कि यूएस से भी बहुत 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 आगे है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। एक शेंजन करके एरिया है इन लोग का, हांगकांग के बाजू में। वहाँ पे हालांकि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं एकदम टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट हूँ। इसलिए मेरे, फॉर मी इट इज़ अ वेरी, पता नहीं मैं क्यों प्राउड हो रहा हूँ कि वहाँ पे इतना टेक्नोलॉजी है। परंतु वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा है कि किसी भी चीज़ के लिए आप फ़ोन लेके जा सकते हैं। ऑफ कोर्स इंडिया में भी है पेटीएम के वजह से, तो किसी कोई भी चीज़ खरीदनी हो, इवन आइडेंटिटी के हिसाब से आप फ़ोन का स्कैनिंग कर सकते हैं। इंडिया में भी है, एम परिवारन करके है, जो कि आइडेंटिटी, कोई भी गवर्नमेंट आईडी लेता है एंड दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय द पुलिस। आप पुलिस को दिखाइए एम परिवाहन, मोबाइल परिवाहन ऐसा ऐप नाम है ऐप का मेरे हिसाब से, बट स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा या नाम चेक कर लीजिएगा। तो वो ऐप अगर आप डाउनलोड करके आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, तो आपको फिज़िकली डॉक्यूमेंट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा वो ऐप खोलिए, आपका डेटा को यूज़ कीजिए, और वो ऐप आप ट्रैफिक पुलिस में या कहीं पे भी यूज़, इवन मैंने यूज़ किया है एज अ फ़्लाइट में। वो ऐप यूज़ किया है एज अ फ़्लाइट में। मैंने अपना पासपोर्ट अपलोड किया था, और वो ऐप से मैंने मेरा आईडी दिखाया, और वो आईडी एक्सेप्ट भी हो गया। तो कोई इश्यू नहीं है, ये इंडिया में भी प्रेवलेंट है। परंतु शेंजन जो एरिया है वो इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है कि उसको सिलिकॉन वैली माना जाता है चाइना का, और वो सिलिकॉन वैली से भी आगे। और वैसे यूएस और इंडिया और चाइना को कंपेयर करें तो टेक्नोलॉजी में इंडिया और चाइना बहुत ज़्यादा आगे है यूएस से भी। यूएस में इम्प्लीमेंटेशन में, जैसे ये हो गया कि हमारे यहाँ पेटीएम है या गूगल पे है, या चाइना में इनका अली पे है, अली पे करके एक है, अली बाबा जो
जैक मा इनका फाउंडर है। तो ये पेटीएम वगैरह पहले आए और पहले डीमोनेटाइजेशन के वजह से तो वो एकदम ही ऊपर चले गए। हालांकि वो अलग स्टोरी है, उनके इसके बारे में अगर जानना है तो हम लोग बाद में जाएंगे परंतु अभी इस वीडियो के पर्पज़ के लिए वहाँ नहीं जाएंगे हम लोग। तो इंडिया और चाइना बहुत ज़्यादा आगे है यूएस से। अभी भी यूएस में अभी भी मेरे हिसाब से इतना ये लोग पेटीएम वगैरह यूज़ या पेटीएम जैसे कोई ऐप इतना यूज़ नहीं करते हैं। यूएस में कुछ अलग ही इनका सिस्टम है। वेनमो करके एक है, वेनमो करके एक है एप्लीकेशन जिससे पेटीएम जैसा ही है, उसको आप भेज सकते हो। और एक दो और है जो अभी बैंकिंग इंस्टीट्यूट में एक्सेप्ट हुए हैं, परंतु इंडिया में जितना है उतना प्रेवलेंस मेरे मेरे हिसाब से तो नहीं है, हालांकि मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। तो ये अभी जो न्यूज़ है वो है कि इंडिया और आपको तो पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी स्कर्मिशेस हुए हैं और 20 लोग मारे गए थे इंडियन साइड पे करीबन करीबन कुछ ही महीनों 2020 में। मंथ तो खैर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, परंतु 2020 के में 20 लोग मारे गए थे। चाइना के साइड कितने लोग मारे गए थे, हाथापाई हुई थी, वो उन्होंने फिगर अभी तक दी नहीं है। वो फिगर चाइनीज़ लोग नहीं, मेरे हिसाब से चाइना की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना फिगर वो लोग देते नहीं हैं। तो अभी न्यूज़ है कि इंडियन आर्मी सेड सैटरडे that it had apprehended a Chinese soldier in the remote Ladakh region, where the two countries are locked in a month-long military standoff along with the disputed mountain border. मेरे हिसाब से तो इंडिया को है ना एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए कि करना क्या है भाई इस एरिया में। आप बताइए, अभी आपको लेना है ओरिजिनल जो भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लेना है तो फौज भेजिए और रिकलेक्ट कर लीजिए, फिर जो चाहे हो जाए। ठीक है, अभी एक बार डिसाइड किया है कि लेना है, जो चाइनीज़ लोग वो लोग गवर्नमेंट इतने सालों से बोल रही है कि चाइना के लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे, तो अब जब आपको पता है तो आप क्यों होने दे रहे हो। और होने हो गया अगर पास्ट में अगर हो गया तो आप आज डिसीजन ले सकते हो ना, जैसे अमित शाह ने इतना स्ट्रांग डिसीजन लिया कि कश्मीर में हम ये 370 अबॉलिश कर देंगे। और मेरे हिसाब से और रूमर के हिसाब से ये है कि अभी नेक्स्ट जो मेजर आने वाला है, हालांकि ये फार्म बिल का भी हम देखेंगे फुल डिटेल में अभी आज, तो फार्म बिल के बाद है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, वो मेजर डिसीजन आने वाला है। ये रूमर है, कितना सच है वो मुझे पता नहीं है। बट एक बार आपने एक डिसाइड कर लिया कि देखो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का तो बहुत सालों से चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चाइना का शायद उससे थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड है। जब आपने देख लिया कि चाइना ने इतना इंक्रोच कर लिया है और हमें ये चाहिए, तो या तो आप एक डिसाइड करें कि हम फॉर द नेक्स्ट फॉरसीएबल फ्यूचर 50 साल के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, मेरे हिसाब से तो जो एक्सपोर्ट नहीं, जो फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए ना, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट होनी चाहिए। जैसे कि चाहे कांग्रेस आए या बीजेपी आए, हमारी फॉरेन पॉलिसी एक ही रहनी चाहिए। क्योंकि बार बार अगर हम 5 साल में चेंज करते रहे फॉरेन पॉलिसी, एक बार बोले कि नहीं चाइना हमारा दोस्त है, दूसरी बार बोले नहीं चाइना हमारा एनिमी है, तो चाइनीज़ के हिसाब से भी वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना, और उनको भी लगेगा कि ये लोग का भी स्टैंड सही नहीं है। एक बार बोलते हैं कि यहाँ है, एक बार बोलते हैं वहाँ है, तो वो स्टैंड सही नहीं रहता। तो मेरे हिसाब से ये फॉरेन पॉलिसी क्या है, एग्नोस्टिक रहनी चाहिए। एग्नोस्टिक एक शब्द है, एग्नोस्टिक का मतलब है कि इट डजेंट डिपेंड ऑन इंडिया में कौन सा गवर्नमेंट है, कांग्रेस है, बीजेपी है, थर्ड फ्रंट है, चाहे वो ममता बनर्जी का हो, हालांकि उसके चांसेस तो बहुत ही कम है, ममता बनर्जी का हो, इनका हो, नवीन पटनायक का हो, आपका मिला हुआ हो, सीपीआई है, सीपीआईएम तो अभी जैसे ख़त्म ही हो गया, बट इधर साउथ में डीएमके का ये हो, और इधर टीआरएस का थर्ड फ्रंट का जो बात हमेशा होता है तो जो फॉरेन पॉलिसी एक बार आप बैठ के डिसाइड कर लो ना कि चलो ठीक है, इन लोग ने इतना इंक्रोच कर लिया है, हमारे पास इतना मिलिट्री है, उनके पास इतना मिलिट्री है, हमारा चांसेस क्या है आगे ये रिकैप्चर करने का। नहीं है चांसेस तो
वंस एंड फॉर ऑल बोल दो कि ले लो चाइना, आपने ले लिया है ना तो ख़त्म करो ना बात। और अपना मैप भी वैसे एडजस्ट कर लो कि नहीं, उतना जो टॉप राइट का पोर्शन है कश्मीर का वो हमारा नहीं है। ये बार बार ऐसा बोलना कि नहीं तुमने ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया करके रोना, मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। आप पता नहीं आपको क्या लगता है, मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। या तो आप डिसाइड करो लेना है ना तो ले लो, पूरा झगड़ा कर लो उसके साथ, उसको चाइना को बोल दो कि ये हमारा है, हमको दे दो, या तो हम वी विल एंगेज आवर ट्रूप्स। और फिर इफ़ यू एंगेज योर ट्रूप्स तो ऑफकोर्स चाइना भी लड़ेगा, तो जो होगा वो देखा जाएगा। या तो फिर माफ़ कर दो कि हाँ हमारे से ये वी कैन नॉट टेक दिस बैक, हम ये वापस नहीं ले सकते, तो उस हिसाब से एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्टेंस का ले लो या अटैक कर लो। और ये कंसिस्टेंट रखो पूरा 25-30 साल तक, मेरी ये उम्मीद है। पता नहीं वैसे सही है कि गलत है, ये मेरा ओपिनियन है कि एक बार आप ओपिनियन बना लो ना तो बार बार उसी चीज़ को विजिट करने का ज़रूरत नहीं है। ये एक थोड़ा अलग सा पैरेलल है, बट जैसे मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक का फाउंडर है, उन्होंने ऐसा बताया कि मैं हर रोज़ एक ही कपड़े पहनता हूँ, एक ही कलर का शर्ट और एक ही जीन्स। वो एक नहीं पहनते, उनके पास ऐसा एक सेट के बहुत सारे ये है, जैसे कि वो अगर ग्रे टी शर्ट पहनते हैं तो उनके पास 7 या उससे ज़्यादा या ऐसा कुछ नंबर में ग्रे शर्ट है। तो उससे क्या रहता है कि हर रोज़ वो उतने डिसीजन कम लेते हैं कि ये मुझे हर रोज़ सुबह उठ के डिसाइड नहीं करना है कि मुझे क्या पहनना है। वैसे हर 2 महीने में हमें डिसाइड नहीं करना है कि चाइना के साथ क्या करना है। एक बार डिसाइड कर लिया कि चाइना के साथ ये करना है, मतलब करना है, मतलब फिर उसके बाद कांग्रेस आए, भाजपा आए, उसके बाद ये जो थर्ड फ्रंट की मैं जो बात कर रहा था, कोई भी गवर्नमेंट आए, हमारा एक स्टांस जो है वो हमेशा हमेशा के लिए वही रहेगा। ये तो क्या है कि हर 2 महीने में कुछ ना कुछ skirmish होते रहता है, हर 2 महीने में कुछ ना कुछ होते रहता है। हर 2 महीने में इंडियन लोग वाले आ जाते हैं कि नहीं ये चाइना तुमने गलत कर दिया, ये क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये चाइना वैसा का वैसा ही रहने वाला है। चाइना पिछले 20 सालों से वो एकदम कंसिस्टेंट है, एकदम कंसिस्टेंट है। उनके वहाँ एक ही गवर्नमेंट है और फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर आगे की जहाँ तक देख सकते हैं एक ही गवर्नमेंट रहने वाली है चाइना में, और वो एक ही स्टेप और या एक ही डायरेक्शन में जा रहे, जबकि इंडिया का इतना इतना ये क्लैरिटी नहीं है थॉट में कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है और उसी को फॉलो करना है। तो मेरे हिसाब से ये है कि आप एक ही पॉलिसी बनाएं और उसी 10-15 साल तक यू जस्ट कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग। ये मेरा आइडिया है। तो Indian Army said Saturday that it had apprehended a Chinese soldier in the remote Ladakh region, where the two countries are locked in a month-long military standoff along with the disputed mountain border. An army statement said that the Chinese soldier was taken into custody on Friday for transgressing into the Indian side in areas south of Pangong Tso Lake. पेंगोंग सो का मतलब ही लेक होता है चाइनीज़ में। तो ये जो पेंगोंग सो लेक है वहाँ पे चाइना ने इंडिया के बॉर्डर में एंटर करने की कोशिश की है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी सोल्जर इज बिंग डेल्ट विथ एज पर लेट डाउन प्रोसीजर्स एंड सर्कमस्टांसेस अंडर विच ही हैड क्रॉस द LAC आर बिंग इन्वेस्टिगेटेड। The Indian side later confirmed that it had found the military missing soldier and said it would return him to the Chinese side, China's defense military said in a statement. The Indian side should strictly abide by relevant agreements between the two countries and hand over the lost personnel to the Chinese side as soon as possible to add positive factors to cool down the situation at China-India border and jointly maintain peace and calm in the border area, the statement said. Indian and Chinese soldiers often lose their way in the disputed Himalayan region. In October, India detained another Chinese soldier in Ladakh's Demchok area, but he was freed after he was found to have strayed across the de facto border. In September, China released 5 Indian nationals who went missing. From the eastern state of Arunachal Pradesh amid simmering tensions between the two countries. The 5 men were Indian hunters. तो अरुणाचल प्रदेश में भी 5 इंडियन हंटर्स चले गए थे चाइना की साइड में, और वो चाइनीज़ ने वापस कर दिए थे। और अभी जो ये
आई गेस लद्दाख में बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि माउंटेन में तो पता नहीं मुझे कैसे ये लोग माउंटेन में बाउंड्री मेंटेन करते हैं। इतनी ठंडी में तो मुश्किल ही रहेगा। इतनी ठंडी में तो जहाँ हाथ ही थम जाते हैं वहाँ उन लोग को फाइटिंग करना है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। In September, India released 5 Indian nationals who went missing from the eastern state of Arunachal Pradesh. The high altitude standoff between the Asian giants began in early May with a fierce brawl and exploded into hand-to-hand combats with clubs, stones, and fists on June 15 that left 20 Indian soldiers dead. China is also believed to have casualties but had not given any, जिसकी बात हमने पहले की थी। तो कुछ चाइनीज़ सोल्जर्स जो है वो चले गए हैं। एक चाइनीज़ सोल्जर इंडिया की साइड आ गया है, और द गवर्नमेंट इज़ डिमांडिंग कि वो वापस कर दे। बट इस बहाने हमने एक ओवरऑल व्यू देखा कि इंडिया को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना चाहिए, कि एग्नोस्टिक ऑफ द गवर्नमेंट। ये मेरी राय है, ये मेरा ओपिनियन है। मैं गलत भी हो सकता हूँ और शायद गलत हूँ भी। और ऑफ कोर्स इंडिया के जो थिंक टैंक है वो इसके बारे में ज़्यादा सोच ही रही होंगी या सोचा ही होगा। बट ये मेरा दिस इज़ माय 2 सेंट्स कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाए, और अगर लेना है चाइनीज़ सेक्शन को वापस तो कम वॉट में चाहे जो भी हो जाए आप घुस जाओ ना और लड़ लो जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और अगर नहीं चाहिए तो परमानेंटली 10-20 साल तक ऐसा मान के चलो कि नहीं आने वाला है वापस, जो कि शायद मान के ही चल रहे होंगे, तभी इतने सालों तक उन्होंने कुछ किया नहीं होगा। बट हाँ, ये मेरे 2 सेंट्स है। आपका क्या ख्याल है? प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू एंड शब खैर। खुदा हाफिज़, जय हिंद एंड जय श्री कृष्ण।